चलिए भाई, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, डेल्टा कैसे बनता है, फाई बॉन्ड क्या होता है, क्वाड्रेपल बॉन्ड क्या होता है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन साइज। ठीक है, 1 अपॉन साइज। साइज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। साइज हमेशा क्या रहेगा? डोमिनेटिंग फैक्टर। और एक फैक्टर और होता है, और वो होता है डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब होगा आपका परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। ठीक है, फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये वाला एप्लीकेबल कब करना है? जब साइज कांस्टेंट हो। When size constant, जब साइज कांस्टेंट हो तब तो आपको ये वाला फैक्टर लगाना है, अदरवाइज यही फैक्टर लगेगा हमेशा कि साइज वाला जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज वाला क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज वाला क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज वाला क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये क्यों होता है? सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा ना बेटा कि ये क्यों होता है। क्या पढ़ना पड़ेगा बताओ? ये क्यों होता है। अब ये क्यों होता है उसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। हमने कहा था कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन वाला पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड में। हाँ या ना? ऐसे पढ़ा था ना वीबीटी में। ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और बॉन्ड बनता है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक चीज बताई जाएगी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारा इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग जब हुई थी उसके लिए हमारे पास जो थ्योरी आई थी वो आया था सबसे पहले रदरफोर्ड, फिर आया नील्स बोर, है ना। तो रदरफोर्ड, नील्स बोर, क्लार्क मैक्सवेल और मैक्स प्लांक, ये सब जो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन बाद में एडवांस थ्योरी आई जिसके अंदर आया डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने एक बात बोली, और वो ये बोली कि भैया हर एक मूविंग पार्टिकल, अब यार आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे मत देखना क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, मैं तो सिर्फ एक लाइन बता रहा हूं। डी ब्रोगली ने बोला कि हर एक मूविंग पार्टिकल ड्यूल नेचर रखता है। ड्यूल नेचर का मतलब है पार्टिकल नेचर भी रखेगा और वेव नेचर भी रखेगा, और वो डिपेंड करता है मास पे। और उसने एक फॉर्मूला भी दिया था, और वो फॉर्मूला था ये, लेमडा बराबर एच अपॉन एम बी। तो अगर आप देखो मास बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। लेमडा का मतलब होता है वेव नेचर, और ये मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम है तो उसकी वेव नेचर बहुत ज्यादा है, और अगर वेव नेचर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा। और वेव जो है वो एक जगह थोड़ी रहती है, वो तो मूवेबल है, घूमती रहेगी। तो यहां पर जब हम ये एक बनाते हैं, इसको आज के बाद हम ऐसे प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है। आपने कभी अगर एनसीईआरटी में देखा हो तो आपको बचपन में ऐसे ऐसे डायग्राम ऐसे ऐसे बनाते थे। ये 1s, फिर गैप करके आता था ये 2s, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। यहां तक समझ में आया? अब मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको कुछ भी समझ में आया या नहीं आया उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक लाइन समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर जो हम पढ़ रहे थे, अब पता चल गया वो पार्टिकल नेचर नहीं होती, वो एक वेव नेचर होती है। और वेव नेचर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो कहां कहां पाया जाएगा। तो अगर ये एस ऑर्बिटल है तो इसमें हर जगह पाया जाएगा, इसमें भी हर जगह पाया जाएगा, है ना। और जब ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी, ये प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी, ये प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी। आया ना?
क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की जो डेंसिटी है, इसको वर्ड बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो यहां पर दिख रही है। ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आपस में एक दूसरे को रिपल करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपस में रिपल करते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप सोचो अगर ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप सोच सकते हो क्या होगा, अट्रैक्शन भी है और इन इलेक्ट्रॉनों का आपस में रिपल्शन भी है। मीनिंग यह निकल रहा है कि इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन के बीच में, या इलेक्ट्रॉन जो प्रोबेबिलिटी है इसके बीच में जो रिपल्शन है उससे कहीं ज्यादा ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है इस पर, तभी तो ये साथ हैं इलेक्ट्रॉन्स, वरना ये इलेक्ट्रॉन तो रिपल करके हट जाते हैं। क्लियर। अब मैंने क्या करा, साइज बढ़ा दिया, जब मैंने ऑर्बिटल का साइज बढ़ाया तब क्या हुआ जरा देखना। वीबीटी के हिसाब से बॉन्ड बनाने तो अब भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन तो एक ही आएगा और वो इलेक्ट्रॉन की होगी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब साइज बढ़ गया तो प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले इतने से एरिया को कवर करना था उसको, अब इतने को कवर करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, डेंसिटी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसे साइज बढ़ने पर एक इलेक्ट्रॉन इतनी सी जगह अगर आपके पाया जा रहा है और इतना बड़ा साइज कर दो और एक इलेक्ट्रॉन हो तो फिर वो पूरे को कवर करेगा, तो प्रोबेबिलिटी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। साइज बढ़ने पर डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर देखो कम हो गई। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पाई जा रही है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या पाई जा रही है, देखो कम पाई जा रही है। यहां डेंसिटी क्या पाई जा रही है बताओ, कम। यहां जो डेंसिटी है वो क्या पाई जा रही है, कम। यहां जो डेंसिटी पाई जा रही है वो क्या पाई जा रही है, कम। क्या पाई जा रही है, कम। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर यहां कम पाई जा रही है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर यहां पर कम पाई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं निकल रहा कि इसका अट्रैक्शन यहां पर कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है, न्यूक्लियस दूर हो गया इससे, तो यहां पर इसका अट्रैक्शन कम आएगा, नहीं आएगा, कम आएगा। अट्रैक्शन अगर कम आता है, अट्रैक्शन अगर कम आता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम, इसीलिए साइज बढ़ने पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ने पर अट्रैक्शन कम होना शुरू हो गया। इसको मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह सोचो, अगर यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होता ना तो यहां बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती। तो आपको इस तरह से सोचना है आज के बाद कि अगर यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है तो इसका मीनिंग सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो यानी यहां जितनी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी से देखना है। यहां पे आप क्या करते हैं, अब आपको डाउट कहां से आएंगे देखना, सर आपने कहा था ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। मैंने कहा हाँ, तो सर इसका ओवरलैपिंग एरिया कम आ रहा है, इसका तो ज्यादा दिख रहा है। तो आप इस एरिया को ओवरलैपिंग एरिया नहीं बोलोगे, आप ओवरलैपिंग एरिया उस चीज को बोलोगे जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसका मीनिंग है कि ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा है। चित्र बनाने से ओवरलैपिंग एरिया को नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये तो खाली पड़ा हुआ है। मैंने एक लाइन लिखाई थी, ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्बिटल नहीं, खाली ऑर्बिटल नहीं करते हैं, इसलिए खाली ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं मानी जाती। तो अगर आप कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एरिया को आप बोलोगे ज्यादा एरिया है तो उसे एरिया ज्यादा नहीं बोला जाएगा,
एरिया उसी को ज़्यादा बोला जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कहाँ आ रही है, इस एरिया में, यहाँ। क्यों आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जा रहे हैं। उसका रीज़न है कि इलेक्ट्रॉनों पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लग रहा है। इलेक्ट्रॉनों का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लग रहा है। इलेक्ट्रॉनों का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा लग रहा है। क्लियर? तो आपको अभी सेकंड वाला नहीं समझाया मैंने, फर्स्ट वाला समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। सेकंड वाला छोड़ो, अब मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमसे पूछा जा रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1 साइज। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज। साइज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर मानना है आपको। क्या बोला जल्दी बताओ? साइज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर मानना है। क्या बोला जल्दी बताओ? साइज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर मानना है। तो अगर साइज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर मानना है तो क्या करें? साइज अगर हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर मानना है तो क्या करें? तो देखो क्या करना है। ये एक ऑर्बिटल है, उसका साइज है, ये एक ऑर्बिटल है, उसका साइज है, ये भी एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है। आया ना? क्लियर? ये भी एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है। क्लियर सबको? आया ना? ओवरलैपिंग में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। आया ना? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो जब अब मैंने बताया था कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के वो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, और वो एस ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी हर जगह पाई जा रही है। तीनों जगह, मतलब पूरी जगह पाया जाता है। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पूरी जगह पाई जा रही है। साइज छोटा है तो उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा आ रही है, साइज बढ़ा दिया तो डेंसिटी कम हो गई। अब जब ये दोनों मिले तो ये दोनों मिलने पर यहाँ प्रोबेबिलिटी इतनी आएगी, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कम होने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो एरिया है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कम है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड तो वीक होगा ना, जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कम होगी। दूसरा रीजन एक और दे सकते हो, न्यूक्लियस की दूरी बढ़ गई इससे, तो अट्रैक्शन भी तो कम हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ अट्रैक्शन कम हो गया, ये देखो ना, डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन क्या हो गया? कम। अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। अब आपसे सवाल कैसे कैसे पूछेगा देखना जरा। पहला सवाल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपको कहेगा इन ऑर्बिटल्स का स्ट्रेंथ बताओ, 1s और 1s2s। अब आप में क्या होता है, साइज जो होता है ना ऑर्बिटल का वो देखना आपको नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते हो उसके अंदर। तो आज के बाद जो मैं बोल रहा हूं वैसे साइज देखना, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। हमने जब पहले पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि साइज जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखा जाता है। हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो साइज है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखा जाता है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ होती है, ये और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये और ये। तो अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो आप सोच सकते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी ज्यादा है? इसकी। तो यानी ये ऑर्बिटल जो है उसका साइज बड़ा है। अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। तो इन दोनों में से बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी कम आएगी? इनकी। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? इसकी। अगर मैं यहां लिख देता 2s और 3s 2s 3s, अब बताओ कौन ज्यादा है? ये और ये, साइज बढ़ गया, ये ज्यादा है। अब चेंज कर दिया उसने कहा ये 2s और 3p अब फंस गए। अब आप 2s और 3p अब क्या करें? क्योंकि सर अब तो p का साइज s के साइज से हम कैसे चेक करें? तो आपको एक बात बताता हूं, p का कोई साइज नहीं, s का कोई साइज नहीं, साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखते हैं। इसके आगे क्या लिखा है? 3, तो यानी कि इसका साइज बड़ा है। 3p ऑर्बिटल का साइज इस 2s ऑर्बिटल से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब साइज यहाँ पर बड़ा आ गया। साइज अगर बड़ा आ गया तो क्या होगा? इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा।
लेकिन अब चेंज कर दिया उसने उल्टा कर दिया 3s और 2p अब कैसे करें चलो बताओ। यहां देखो ये 3 है, ये 2p है, साइज छोटा उसका है, साइज छोटा इसका आएगा तो ये ज्यादा होगा। साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखना है, आप p को मत बनाना, यूं p बना के देख रहे हो ये बड़ा है ये छोटा है s गोला है, इसके नंबर से चेक करना है। क्लियर? तो ये वाला जो फॉर्मूला था ये मैंने समझा दिया कि साइज बढ़ने पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, यहां पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है। अब वो जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था, वो क्या जरूरत है उसकी, वो जरूरत है, अब सवाल देगा आपको 1s 2s और 1s 2p। अब देखो अब फंस गए, अब कैसे, ये 1 है ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, दोबारा बोलो, ये 1 है ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। अब क्या करें, ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, साइज तो सेम है। मैंने क्या कहा था, p को बड़ा या छोटा नहीं बोलना है, साइज हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखनी है। ये 1 ये 2, 1 2 साइज सेम। अब अगर इनका साइज सेम है तो अब क्या करें, तब मैंने क्या कहा था, दूसरा फॉर्मूला आएगा, साइज अगर सेम है तो मैंने कहा था बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था डायरेक्शनल कैरेक्टर, और डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब होता था परसेंटेज p कैरेक्टर, और ये कब लगाना था, व्हेन साइज कांस्टेंट। ये कब लगाना था बताओ, व्हेन साइज कांस्टेंट। ये कब लगाना था जल्दी बताओ, साइज कांस्टेंट। व्हेन साइज कांस्टेंट, साइज कांस्टेंट। अब देखो कैसे करना है इसको, अब इसको ऐसे देखते हैं, जैसे आपने कहा यार ये s ऑर्बिटल है तो मैंने s बनाया पहले, s के अंदर आपको पता है प्रोबेबिलिटी है तीनों एक्सिस पर इक्वल आएगी, तो एक एक्सिस पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/3। दूसरा s लिया मैंने, s में प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल होती है तीनों एक्सिस पे, तो एक एक्सिस पर कितनी आई, 1/3। यहाँ लिया मैंने वापस s, तो ये s पर प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/3। और ये आपने p लिया, और इस p में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी होगी यहाँ पे भी होगी, तो यहाँ कितनी आएगी, 1/2। अब आप देखो जब ये मिलेंगे आपस में तो प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी आएगी, 1/3 + 1/3। लेकिन जब ये मिलेंगे आपस में तो ये जो यहाँ प्रोबेबिलिटी आ रही है, यहाँ कितनी आएगी, ये 1/3 + ½ 1/3 + 1/3, ये कितनी आई, 1/3 + ½ अब बताओ कि इस एरिया में प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा आई, इसमें ज्यादा ही नहीं आई, इसमें ज्यादा आ रही है तो अट्रैक्शन ज्यादा इसमें आ रहा होगा, इसका मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी तभी ज्यादा आ सकती है जब अट्रैक्शन ज्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ एक जगह है तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है तभी है, वरना इलेक्ट्रॉन तो रिपल करके भाग जाते। उन सबको रोकने के लिए अट्रैक्शन ज्यादा हुआ होगा तभी आई होगी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ गई। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल कैरेक्टर या p कैरेक्टर। मतलब अगर साइज बराबर है, और यहां मैंने लिखा था फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपके लिए डायरेक्ट की पॉइंट बना दिया मैंने कि अगर साइज कांस्टेंट हो तो p वाले का ज्यादा होगा सीधा, साइज अगर कांस्टेंट हो तो p वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। क्यों? क्योंकि p वाला जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देगा, क्योंकि p वाला जो है वो डायरेक्टली, जल्दी बोलो, p वाला जो है वो p वाला जो है वो डायरेक्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देगा।
P वाला जो है वो डायरेक्टली, जल्दी बोलो, देगा। क्लियर? अब अगर मैं इसकी जगह चेंज कर देता 2s 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 2p, अब कौन ज्यादा होगा बताओ? तो वापस देखो साइज सेम है, साइज सेम है तो किसका ज्यादा होगा? P वाले का ज्यादा होगा। ये P वाले का ज्यादा आ गया। लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा सर। आप मतलब ठीक है आपने बता दिया, आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन समझ में तो आया ही नहीं। ये डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या है, P कैरेक्टर फील नहीं आ रही। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब समझो। s ऑर्बिटल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो तीनों जगह इक्वल होती है। s ऑर्बिटल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो तीनों जगह इक्वल होती है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? s ऑर्बिटल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो तीनों जगह इक्वल होती है। इसका मतलब किसी भी एक्सिस से आप आओ, किसी भी एक्सिस से आप आओ तो आप किसी भी एक्सिस से आने पर इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको। तो इसका मतलब ये नॉन डायरेक्शनल है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप P की बात करोगे तो P के अंदर क्या होगा कि अगर मान लो x एक्सिस लिया तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी px अगर मैंने बोला है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ x एक्सिस पर मिलेगी, y और z पर नहीं है। p z बोला है तो कहां मिलेगी? सिर्फ z पर मिलेगी। क्या बोला जल्दी बताओ? p z बोला है तो सिर्फ कहां मिलेगी? z पर। p y बोला है तो कहां मिलेगी? p y बोला है तो कहां मिलेगी? y पर। z बोला है तो कहां मिलेगी? z पर। पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी। इसीलिए p ऑर्बिटल को डायरेक्शनल बोला जाता है। इसीलिए बोला था हमने बॉर्न डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर, और डायरेक्शनल कैरेक्टर होता ही p का है, p कैरेक्टर। तो अब आपको देखना है कि अगर साइज कांस्टेंट है तो सीधा p वाले का ज्यादा, क्योंकि p वाला प्रोबेबिलिटी ज्यादा देगा इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? ऐसे आपको बॉन्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो इसमें किसकी ज्यादा होगी? इसकी। ठीक है? जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो लेक्चर दोबारा देखना, क्योंकि मैंने सारा एक्सप्लेनेशन इंक्लूड कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। अब एक सवाल आपको दे रहा है और वो है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपको ये सारे ऑर्बिटल्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे ज्यादा जिसकी स्ट्रेंथ होगी पहले वो लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। चलो ट्राई करो फटाफट, चलो। पद्माक्ष ट्राई करो, गलत नहीं होना चाहिए पद्माक्ष, ठीक है? प्रॉमिस करो, पक्का, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत सीरियसली करना। ओके, चलो ट्राई करो।
चलो ट्राई किया, अब देखते हैं, जरा देखना ध्यान से। सबसे पहले यहां से देखते हैं, इसका साइज छोटा है तो सबसे ज्यादा तो यही आएगा। अब आप ध्यान दें, अगर इन दोनों को देखो आप, इन दोनों का साइज सेम आ रहा है, 1 2 1 2, साइज सेम है। जब साइज सेम होता है तो किससे देखते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पी कैरेक्टर। तो ये आएगा 1s 2p और ये आएगा 1s 2s। क्लियर? अब इधर आओ, अगर आप इनको देखो तो ये आपका आएगा 2s 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 2p और 2p 2p। अब कौन होगा ज्यादा, 2p 2p सबसे ज्यादा, क्योंकि साइज अगर सेम होगा तो p कैरेक्टर से देखेंगे, 2s 2p और 2s 2s। उसके बाद अगर आप देखो इनको तो क्या आएगा, 2s 3p और 2s 3s। ये आ गया, देखा, 2s 3p और 2s 3s 2s 3s। अब इनकी बात करो तो वापस से देखो आप इनको, इनमें साइज सेम है कि नहीं है। साइज अगर सेम है तो आप देख सकते हो क्या आएगा, सबसे पहले किसकी आएगी स्ट्रेंथ, 3p 3p, फिर 3s 3p और फिर 3s 3s। क्लियर? ये आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई। ये क्या हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इस तरह से आपको ऑर्बिटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी है अगर कोई ऑर्बिटल आकर के बॉन्ड बनाता है तो। ठीक है, क्लियर? अब आपको कह रहा है पाई ऑर्बिटल्स की, यानी आपसे बोला है बॉन्ड स्ट्रेंथ पाई वालों की बताओ, जैसे 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई और 3p पाई 3p पाई। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन, जैसे 2p पाई 2p पाई लिया तो अपन ने कहा यार ये 2p पाई में ये p ऑर्बिटल होगा, ये p ऑर्बिटल होगा, इतनी डिस्टेंस है। लेकिन जब आप 2p और 3p लेंगे तो डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, ये आपका वही 2p होगा लेकिन ये आपका 3p होगा, डिस्टेंस बढ़ गई। जब आप ये लोगे तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगी, 3p 3p। अब आप दिमाग लगाना, ये तो फिक्स हो गया, इसको मैं 3D में बता रहा हूं, ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए आपके 3p ऑर्बिटल है, दिखाई दे रहे हैं 3p ऑर्बिटल, ऐसे देखा करो हमेशा 3p को, 3D में ये रहे 3p, ये 3p दिख रहे हैं, ये 3D में रहे। अब ये 3p आपस में एक दूसरे के पास आएंगे ऐसे, ये पास आने के बाद जो ये दिख रहा है ना आपको, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं ऐसे। अब ये जो आपके बीच की उंगली दिख रही है ये वाली, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये दिख रहा है जो, ये मान लो ये है जो मैंने बनाई है। 2p 2p के केस में आपके डिस्टेंस इतनी रहेगी तो आराम से मिलेंगे। 2p 3p यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा, थोड़े मुश्किल से मिलेंगे, देखो ओवरलैपिंग कम हो रही है। और 3p 3p आएंगी तो मिलना मुश्किल ही हो गया, बहुत कम हो गया मिलना, तो ओवरलैपिंग बहुत कम होगी। अब ओवरलैपिंग कम होगी तो आप देख सकते हो इन तीनों में से ओवरलैपिंग किसकी सबसे कम होगी, इस वाले की। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा वाला ज्यादा आएगा। और वैसे भी अभी बताया था बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 साइज। उधर जाने पर साइज बढ़ा, साइज अगर बढ़ गया तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो 3p की स्ट्रेंथ सबसे कम। लेकिन अब चेंज कर दिया उसने बोला 3p पाई 3p पाई, अब साइज कांस्टेंट कर दिया 3p पाई 3d पाई, और अब 3d पाई 3d पाई, 3p पाई 3p पाई, 3p पाई 3d पाई और 3d पाई 3d पाई। अब इन तीनों की सिचुएशन को भी समझ लेते हैं। ये आपका 3p 3p है, ये इतने ही दूर थे, ज्यादा मतलब ऊपर वाले से देख लेना यार, मत सोचना है। ये हमने बनाया था p,
दूर तो अभी भी इतने ही होंगे ये P, लेकिन D कैसा होता, मुड़ा हुआ। ये भी D अभी इतना ही दूर है। आप सोच के देखो, जब ये आपस में मिलेंगे तो ओवरलैपिंग एरिया आएगा, ये और ये आपस में मिलेंगे तो ओवरलैपिंग एरिया आएगा, ये और ये आपस में मिलेंगे तो ओवरलैपिंग एरिया आएगा। जरा फील करते हैं, 3p जब मिल रहे होंगे तो ऐसे ही होंगे ये तो, और ये ऐसे आगे मिलेंगे, ये मिल रहे पास आने पे, D ऑलरेडी मुड़ा हुआ है तो जब वो मिलेगा तो ओवरलैपिंग एरिया थोड़ा ज्यादा होगा, और दोनों D है अगर तो पहले से ही मुड़े हुए हैं तो जब वो पास आके मिलेंगे तो ओवरलैपिंग एरिया सबसे ज्यादा आएगा। किसमें, D वाले में। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी आएगी, D वाले की। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी आएगी, D वाले की। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी आएगी, D वाले की। क्यों आएगी, दोबारा देखो, आप जब P और P को देख रहे हो तो ये ऐसे है, ये आके मिलेगा इससे, ये ओवरलैपिंग करेगा इससे, ये इससे जब ओवरलैपिंग करेगा तो ऑलरेडी उसके पास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके रेस्पेक्ट में या थोड़ी ओवरलैपिंग ज्यादा आएगी, और यहां देखोगे तो और ज्यादा पास है, तो ये तो ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया रहेंगे, तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसके अंदर आएगी स्ट्रेंथ, इसलिए 3D सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अब एक डाउट आ गया, बताओ क्या, पद्माक्ष को एक डाउट आ रहा है। अब पद्माक्ष अभी व्हाट्सअप करेगा मेरे को कि सर, मैंने कहा पद्माक्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा, जस्ट यस बोलना अगर आ रहा हो तो, ठीक है। क्या सर, इसमें भी प्रोबेबिलिटी भी तो 1/4 हो जाएगी, यहां भी पाया जाएगा, वहां भी पाया जाएगा, यहां भी पाया जाएगा, यहां भी पाया जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी तो 1/4 हो गई इसमें। और आपने अभी कहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी कम हो गई तब तो फिर आपके बॉन्ड नहीं बन सकता, स्ट्रेंथ कम आएगी, और आपने क्या करा, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा दे दी। डाउट सुनना, आप बोलोगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 दी, 1/2 या तो 1/4 हो गई ना भाई, हे भाई 1/4। तो सर 1/4 हो गई तो फिर कैसे स्ट्रेंथ आ सकती है? ये कौन सी थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो? क्यों इस ओवरलैपिंग के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? यशु, समझ में आ रहा है बेटा? यशु अग्रवाल, अभी डाउट आया नहीं आया आपको? आया था ना? पावनी, आपको डाउट आया नहीं आया बेटा? आया था ना? पक्का कि सर आपने यहाँ एक को बढ़ा दिया, 1/4 है और आप उसका ज्यादा कैसे बोल रहे हो? हाथ खड़ा करो, किस किस को आया था, मैं देख रहा हूं यहां से। ओह माय गॉड, इतने बच्चों को आया था, वेरी गुड। प्रॉब्लम तो है। अब ये प्रॉब्लम हम आपको अगले साल बताएंगे, इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। क्या बोला मैंने? MOT, MOT, क्या बोला? MOT करके एक थ्योरी आएगी, तो वहां हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करने आते हैं तो इनकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उधर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी अगर ये ओवरलैपिंग करने आएंगे इसके साथ तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, सारी की सारी यहां आ जाएगी। इन दोनों की भी ओवरलैपिंग जब करने आएंगे d ऑर्बिटल, तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी। यानी कि d ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करने आते हैं, जो प्रोबेबिलिटी आप सोच रहे थे ये 4 है, 1/4 है, वो 1/4 ना रह करके इधर शिफ्ट होकर 1/2 ही आने लगती है जब बॉन्ड बनाने आएगा। तो अब आप सोचो यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, और अब मिलेगा तो ओवरलैपिंग यही ज्यादा करेगा। ओवरलैपिंग अगर यहां ज्यादा करेगा तो स्ट्रेंथ यहीं ज्यादा आएगी। ओवरलैपिंग यहां ज्यादा करेगा तो स्ट्रेंथ यहीं पर ज्यादा आएगी। ये चीज आपको बस अभी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैं अगले साल बता पाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अभी आपको याद रखना है कि d ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करने आता है तो उस कंडीशन में उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी
इस तरफ शिफ्ट हो जाती है जिस तरफ वो बॉन्ड बनाना जा रहा है। तो इसलिए इधर की प्रोबेबिलिटी भी इधर आ जाएगी, तो 1/2 हो जाएगा। अब तो डी वाला ही पाया जाएगा। अगर आप इन सबको देखें ध्यान से, तो आप इन सारी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग को चेक करें, तो सबसे वीक पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा होगा? सोचो। इन सारी पाई बॉन्ड्स को देखने के बाद आपको सबसे, बोलो, वीक पाई बॉन्ड कौन सा दिखाई दे रहा है? बताओ, सबसे वीक पाई बॉन्ड कौन सा दिखाई दे रहा है? इधर देखो, आप इनमें भी जाएंगे तो सबसे वीक ये है, इधर देखो इनमें भी जाएंगे तो सबसे वीक ये है। तो 3p पाई सबसे वीक पाई बॉन्ड है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? 3p पाई सबसे वीक पाई बॉन्ड है। दोबारा बोलो, 3p पाई सबसे वीक पाई बॉन्ड है। 3p पाई सबसे वीक पाई बॉन्ड है। क्लियर? अब एक सवाल आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ध्यान देना सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम वीबीटी की बात करें तो वीबीटी ये कहता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। वीबीटी क्या कहता है बताओ? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। दोबारा बोलना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने, बोलो, बॉन्ड बनेंगे। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनेगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दो बॉन्ड बनेंगे, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तीन बॉन्ड बनेंगे, चार है तो चार बनेंगे। अगर कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं होते तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लेता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट नहीं होते तो वो एक्साइट कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक है तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन की बात करो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ये देखो आप, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? दो, तो ये दो बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? देखो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? तीन। कार्बन में देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, लेकिन आपको पता है एक्साइट कर सकते हैं अपन, तो चार बना सकता है, चार अनपेयर्ड है तो ये चार आ गया। तो वीबीटी से बोलते हैं कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बन सकते हैं। वीबीटी क्या बोलती है? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे, और अगर सफिशिएंट ना हो तो एक्साइट कर लेंगे। एक अनपेयर्ड था तो एक बॉन्ड बना, दो अनपेयर्ड थे दो बॉन्ड बने, तीन अनपेयर्ड थे तो तीन बॉन्ड बन गए। तो यहां जब एक्साइट करा तो चार अनपेयर्ड बन रहे हैं, चार अनपेयर्ड बन रहे हैं तो चार बॉन्ड बनने चाहिए। लेकिन सवाल है कि C2 4 बॉन्ड वाला डज नॉट एग्जिस्ट। ये C4 बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम ऐसे बोलते हैं C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक्सप्लेन व्हाई। C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, अब देखो कार्बन की सिचुएशन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये था 2s2 2p2। ये अपन एक कार्बन बना लेते हैं पहले। आपको पता है कार्बन में 3x, मतलब कोई भी एटम है उसमें 3 एक्सिस ये रही, और अभी राइट नाउ अपन ने क्या पढ़ा था कि s ऑर्बिटल तो तीनों एक्सिस पर रहेगा। ये गोला एक, ये x है तो मैंने यहां बना दिया px, ये मैंने बना दिया py, ये मैंने बना दिया pz। मैं लिख भी देता हूं, ये px, ये py,
और ये पी जेड और ये एस। क्लियर? दूसरा कार्बन लेंगे तो ये आएगा, अब क्या करें? ये एस, ये पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब आप इन दोनों ऑर्बिटल को ध्यान से देखो कि ओवरलैपिंग जब भी होगी तो सिर्फ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ही आएगी। दोबारा बोलो, ओवरलैपिंग जब आएगी तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ही आएगी। दोबारा बोलो, ओवरलैपिंग जब आएगी तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से आएगी। एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, तो जब आप मिलाओगे इसको तो या तो पी और पी आपस में मिलेंगे, क्योंकि पी एक्स तो सामने होगा, तो पी एक्स या तो सिग्मा बॉन्ड पी एक्स बनाता और एस भी सिग्मा ही बनाता है। लेकिन अगर पी एक्स सामने है तो पी एक्स ही बनाएगा, एस का नंबर तो आएगा ही नहीं, तो एस तो ओवरलैपिंग कर ही नहीं पा रहा। ये अगर बनाएंगे तो एक बॉन्ड, ये बनाएंगे तो एक पाई बॉन्ड पी वाई से और एक पाई बॉन्ड पी जेड से बनेगा। तो अल्टीमेटली कितने बॉन्ड मैक्सिमम बने? एक तो ये वाला और दो पाई, यानी कि नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक सिग्मा और दो पाई, यानी कि मैक्सिमम 3 बॉन्ड पा सकते हैं। नॉन मेटल के अंदर आपको मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं? सिर्फ 3 बॉन्ड। एक सिग्मा हो सकता है उसमें और 2 पाई हो सकते हैं। एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। दोबारा बोलो, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। दोबारा बोलो, एक सिग्मा और 2 पाई। नॉन मेटल वर्ड बोला है क्योंकि मेटल के अंदर 4 बॉन्ड पाए जा सकते हैं। एक अलग से बॉन्ड आता है जिसका नाम है डेल्टा बॉन्ड, वो मैंने राइनियम वाला कॉम्प्लेक्स लिखवाया था और वहां लिखवाया था एक सिग्मा 2 पाई और एक डेल्टा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्या कि नॉन मेटल्स के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड पाए जा सकते हैं? 3, जिस वजह से एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब एक बात याद रखना, अब हमारे सिलेबस में राइनियम वाले जो कॉम्प्लेक्स है वो अभी नहीं है, इसलिए कभी कभी जनरल अगर स्टेटमेंट आ जाए कि एटम्स के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड पाए जाते हैं जिसमें एक सिग्मा होता है 2 पाई होते हैं, तो इस स्टेटमेंट को भी आपको सही टिक करना है। आप वहां पर राइनियम का एग्जाम्पल लेकर उस स्टेटमेंट को गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो 4 बॉन्ड है वो बहुत कम कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं और ये 3 बॉन्ड जो बहुतों में पाए जाते हैं। तो फिर स्टेटमेंट का जो आंसर है वो जाएगा हमेशा मैक्सिमम जो पाए जाते हैं उनसे। क्लियर है? समझ गए? लेकिन अगर स्टेटमेंट क्लियरली दिखा होगा तब तो आपको डिटेल में समझ में आ ही जाएगा कि क्या आंसर देना है। तो इसलिए C4 वाला बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है? लेकिन मैंने बोला था C2 सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता, बट C2 वेपर एग्जिस्ट करता है और उसमें 2 बॉन्ड होते हैं बस, अकॉर्डिंग टू MOT। तो वहां पर MOT में पढ़ाऊंगा, तो ये तो अभी बस नोट करके लिखने के लिए है आपके पास, ताकि आप कहीं कुछ पढ़ लें तो आपको कोई डाउट नहीं आए कि सर आपने तो बताया था C2 एग्जिस्ट नहीं करता, पर C2 तो एग्जिस्ट करता है। तो मैंने जो C2 लिखाया है वो सॉलिड वाला नहीं करता एग्जिस्ट जिसमें 4 बॉन्ड हो। MOT ने कहा था C2 वेपर वाला एग्जिस्ट करता है जिसमें 2 बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में। 2 बॉन्ड वाला तो एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है आराम से। ठीक है? लेकिन ये MOT में आएगा। अभी आपसे क्लियरली सवाल पूछेगा C2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट, तो आंसर है यस, C2 सॉलिड नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है? कार्बन अगर सॉलिड फॉर्म में रहता है तो वो 3 फॉर्म में रहता है उसकी। पहली आपको याद हो तो डायमंड, दूसरी आपको याद हो तो ग्रेफाइट, तीसरी याद हो तो फुलरिन। किस में एग्जिस्ट करता है वो? 3 फॉर्म में, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन।
क्लियर? अब यानी कि अपने पास ये समझ में आ गया कि 3 बॉन्ड बन सकते हैं भाई। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बना सकता है आराम से, हाँ या ना? दोबारा बोलो, 3 बॉन्ड बन सकते हैं, हाँ या ना? 3 बॉन्ड बना रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे भाई 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका मतलब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बट हमने फिर पूछा उससे, पर पी ट्रिपल बॉन्ड पी डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? साला ये तो बदतमीजी चल रहा है तुम्हारा। हमने बोला क्या बदतमीजी चल रहा है? अरे क्या बदतमीजी नहीं है तो क्या है साला? अभी तुमने बोला 3 बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बन सकता है, आपका बात मान लिया कि 4 नहीं बन सकता साला, ठीक है मान लिया, आप बोल रहे बड़े हैं तो, पर 3 तो बन सकता है। खुद बोले थे, अपना मुंह से बोले थे, साला जबान का भी कीमत होता है कि नहीं? वीबीडी वालों ने कहा क्या भाई क्या कीमत है, इतना चिल्ला क्यों रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है? बोला 3 बॉन्ड बन सकता है तो फिर ये 3 बॉन्ड काहे नहीं बन रहा? ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। हे भगवान, वीबीडी वालों ने समझाना शुरू किया, देखो ये आ गया। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अगर मैं यहां पर एक सिग्मा बनाऊंगा तो एक सिग्मा तो बन जाएगा, पाई किस ऑर्बिटल से आएगा? 3p से। नाइट्रोजन का केस लेते हैं, नाइट्रोजन के अंदर जब पाई बॉन्ड बनेगा तो 2p से बनेगा। नाइट्रोजन में जब पाई बॉन्ड बनेगा तो 2p से बनेगा। नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड बनेगा तो 2p से बनेगा। 2p छोटा है, लेकिन जैसे ही आपने फास्फोरस लिया तो 3p आ गया। 3p में मैंने कहा था ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल। 3p सबसे वीक पाई बॉन्ड है, तो क्या फास्फोरस सबसे वीक पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा? क्या फास्फोरस सबसे वीक पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा? नहीं, फास्फोरस मना कर देता है कि इतना वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड मुझे दे रहे हो, पागल समझा है साला मेरे को? नाइट्रोजन को तो 2p से बनवा रहे हो तुम, और मुझे जो है वो तुम क्या दे रहे हो? 3p से। हट, 3p वाला नहीं लेना मेरे को, इससे अच्छा तो मैं सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाऊंगा। इसलिए फास्फोरस जो है वो सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होता है और p4 स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे। ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है ये। तो यानी कि सवाल आपको क्या लिखना है, नोट करके लिखो इसको कि p ट्रिपल बॉन्ड p डज नॉट एग्जिस्ट। उसका रीजन लिखो, ड्यू टू लार्ज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ड्यू टू लार्ज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ड्यू टू large internuclear distance, due to large internuclear distance, due to large internuclear distance, 3p pi sideways overlapping, 3p pi sideways overlapping, 3p pi sideways overlapping, 3p pi sideways overlapping, not possible. 3p pi sideways overlapping is not possible. ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो सवाल सेम एक और है, O डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये 2p से बनेगा, बट S डबल बॉन्ड S डज नॉट एग्जिस्ट।
क्यों? ये भी 3p से बनेगा। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखो, सल्फर का देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें, 2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2। कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 3p। एक सिग्मा बनेगा तो पाई किससे बनेगा, 3p से। तो ये भी आपको सेम लिखना पड़ेगा, ड्यू टू लार्ज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 3p पाई साइडवेज ओवरलैपिंग डज नॉट पॉसिबल। तो सल्फर भी आपका सिंगल बॉन्ड बना करके सेटिस्फाइड करेगा। और आपको याद हो तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर थी ये। ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर आ गई, सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये जो सवाल बने आपके पास, इन सवालों से एक और चीज आती है, ध्यान से सुनना। पहला, इसी सवाल को चेंज करके पूछेगा, एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो आपको नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी में देखो, आप नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है, फॉस्फोरस P4 में मिलता है। ये किस फॉर्म में मिल रहा है, 2। ये किस में मिल रहा था, 4। तो एटॉमिसिटी इसकी कितनी आएगी, 2। इसकी कितनी आएगी, 4। अब सवाल क्या आ रहा है, एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम पाए जाएंगे, दोबारा बोलो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम पाए जाएंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम पाए जाएंगे, इस मॉलिक्यूल में कितने, 2 एटम। यहां पर आपको याद है P2 में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सीधा कहां चला गया, वो P4 में। तो ये P4 में पाई जा रही है 4। सेम एज अगर सल्फर की बात करें तो O2 में पाया जाता है और ये S8 में। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आएगी, 2। सल्फर की कितनी आएगी, 8। अब सवाल को घुमा के भी पूछ सकता है, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2 पाई जाती है, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 पाई जाती, क्यों? तो आंसर बोलोगे, बिकॉज फॉस्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P2 बिकॉज ऑफ पुअर या वीक या 3p पाई साइडवेज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लार्ज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सेम रीजन बोल सकते हो आप। यहां पर भी आपको फिर से वही लिखना पड़ेगा, सॉलिड। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, यानी कि P2 सॉलिड, S2 सॉलिड डू नॉट एग्जिस्ट। बट फिर वही बोल रहा हूं, P2 वेपर, S2 वेपर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू MOT। ये MOT अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसलिए लिखा कि कहीं पर आपको मिल गया कि S2 मिल रहा है और आप मेरे को सर S2 मिल रहा है, मैंने गूगल पे देखा था, तो फिर उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैंने आपको क्लियर लिख दिया कि वो S2 अलग होता है, वेपर फॉर्म का होता है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, वो हम पढ़ेंगे किसमें, MOT। किसमें पढ़ेंगे, MOT। नोट करो इसको।
क्लियर? चलिए तो फिर नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे बाकी सारा, ठीक है? ये आपका ओवरलैपिंग का एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक? चलते हैं, टाटा बाय बाय।